हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का आगे का लेक्चर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में जाना था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था और वो किस तरह रिएक्शन करते हैं उनके बारे में जाना था। और फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है 2.2 व्हाट डू यू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन, मतलब जितने एसिड और बेस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। तो हम लोग पिछले सेक्शन में देख चुके हैं कि जितने एसिड होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ, और हम लोगों ने एक्टिविटी 2.3 में देखा था कि जितने एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सारे एसिड में कॉमन है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो नीचे दी गई है, एक्टिविटी 2.8 हाइड्रोजन जो है वो ऑल एसिड में कंटेन है। तो पता करने के लिए तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक सॉल्यूशन ले लेते हैं ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, और क्या करते हैं कि जो एक कॉर्क है, कॉर्क के अंदर 2 नेल्स को फंसाते हैं और उसके बाद हम लोग उसको बीकर के अंदर 100 ml के बीकर के अंदर रख देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। उसको उसकी जो कॉर्क होता है, कॉर्क की नेल्स को कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से और उसमें बल्ब लगा देते हैं और स्विच ऑन दिखा हुआ स्विच लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जब HCl को बीकर के अंदर डाला जाता है और जब स्विच ऑन करा जाता है तो फिर देखते हैं कि बल्ब जो होता है वो ग्लो हो जाता है। और उसी तरह जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तब भी बल्ब ग्लो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब एसिड डाला जा रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जा रही है। उसी तरह जब ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन को डाला जाता है बीकर के अंदर तब देखते हैं कि जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होता है। तो वो इसलिए ग्लो नहीं होता है कि उसका हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया गया है कि वही दिया गया है कि जब एसिड डाला जाता है तब बल्ब ग्लो हो जाता है, जब ग्लूकोज और अल्कोहल डाला जाता है तब बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो फिर इससे बल्ब तभी ग्लो होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिसिटी एसिड सॉल्यूशन में आयंस की वजह से पास होती है। एसिड सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कैटायन में प्रेजेंट होते हैं, एनायन में क्लोरीन आयन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जितने एसिड्स होते हैं उनमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं और कैटायंस में नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जितने एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिव एसिड की प्रॉपर्टी के लिए, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के लिए, कि सारे एसिड में एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह यही जो एक्टिविटी पहले करे थे उसी को बेस के साथ करते हैं। बेस में क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो जब इस रिएक्शन को बेस के साथ परफॉर्म किया जाएगा तब सेम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि बेस के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। बेस के अंदर OH नेगेटिव, सारे बेस के अंदर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा गया है कि क्या होगा जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा। तो उससे पहले हम लोग ये पता है कि जितने एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस छोड़ते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या लेते हैं, जो एक ऑपरेटर सेटअप करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो एक टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर थोड़ा सा NaCl डालते हैं 1 ग्राम ऑफ, और उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि एक गैस निकलती है। उस गैस को हम लोग डिलीवरिंग ट्यूब्स में से निकालते हैं और जब उसको लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर जो होता है उसके पास ले जाते हैं उस गैस को। तो देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है उसका, ब्लू लिटमस पेपर है, उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मगर जब हम लोग थोड़ा वेटी मॉइस्चर लिटमस पेपर को उस गैस के पास जो डिलीवरिंग ट्यूब से निकल रही है उसके पास ले जाते हैं, तो देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का था वो रेड कलर का हो गया है। इससे एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो इसी तरह इस एक्टिविटी को HCl और HCl ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन के साथ भी करते हैं। तो फिर सेम यही होता है कि जब एसिड की गैस को, जो गैस निकलती है डिलीवरिंग ट्यूब से, उसको वेटी लिटमस पेपर के पास ले जाते हैं तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, और जब ड्राई लिटमस पेपर में डाल देते हैं तो फिर कलर चेंज नहीं होता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयन वाटर की प्रेजेंस में ही देते हैं। और हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन तभी निकलते हैं जब HCl मॉलिक्यूल वाटर के कांटेक्ट में हो। इसी तरह एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे दी गई है HCl + H2 गिव अप। जब पानी के अंदर HCl को डाला जाता है तब ये
चीज़ होती है उसके अंदर की H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कंडक्ट होने लगती है। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वाटर के साथ। तो हाइड्रोजन आयन हमेशा H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव में शो करे जाते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जब H+ और H2 रिएक्ट करते हैं तब बनता है। और इसी तरह हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वो H3 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर के साथ। उसी तरह हम बेसिक को भी करते हैं, बेस। तो जब बेस को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि उसमें OH निगेटिव और यानी पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। उसी तरह और भी दूसरे बेस हैं, जैसे KOH है, KOH को पानी में डालते हैं तब K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन। और इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, तो उसको भी पानी में डालते हैं तो देखते हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH देते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जितने बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में रिड्यूस करते हैं। और बेस जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और एल्काइल्स बना देता है। तो फिर बॉक्स में देखते हैं, बॉक्स में क्या लिखा है। तो बॉक्स में क्या कहा गया है कि सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ही जो बेस डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर उनको एल्कलाइज कहा जाता है, एल्कलीज कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये सोपी मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं और बिटर होते हैं और कोर्सिव होते हैं। इनको कभी खाना और टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। अब उसके बाद हमने ऊपर सब पढ़ के हमने ये जाना कि जितने एसिड होते हैं वो H+ और जितने बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो फिर हम लोग इसी को देखते हुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराया जाता है तब वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जनरल फॉर्म ये दी गई है और ये भी परफॉर्म किया गया है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O बनता है वो कैसे बनता है। जो हाइड्रोजन आयन का H+ और बेस का OH नेगेटिव आयन मिलकर ये H2O बनाते हैं। अब इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या कर रहे हैं कि क्या हो जब हम एसिड और बेस को पानी के अंदर, क्या होता है जब एसिड और बेस को हम पानी के अंदर डालते हैं। इसके लिए भी एक्टिविटी दी गई थी। एक्टिविटी 2.10 में क्या कहा गया है कि एक बीकर में हम लोग 10 ml पानी ले लेते हैं और जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं बीकर के अंदर, तो फिर देखते हैं जो बीकर होता है उसको टच करके देखते हैं तो जो पहले टेम्परेचर था उससे थोड़ा गर्म दिखता है। तो उससे ये पता चलता है कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। और इसी तरह जब हम लोग बेस को डालते हैं तो बेस को जब डाला जाता है तब बिल्कुल यही होता है, सेम होता है कि थोड़ा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने पे। हाँ, तो फिर इससे यही पता चलता है कि जो एसिड और बेस को डालते हैं पानी के अंदर तब हीट रिलीज होती। तो इसमें क्या गया है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, को पता चल गया है। और उसके लिए कहा गया जो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। और ये भी कहा गया है कि जो एसिड है उसको धीरे धीरे पानी के अंदर डिजॉल्व करना चाहिए। और जब जगह और अगर पानी को if water is added to a concentrated acid the heat generated may cause mixture of splash out and cause burn। मतलब कि जब कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को डाला जाता है तब जो मिक्सचर होता है वो फट सकता है, मतलब धमाका हो सकता है और जिसकी वजह से हम लोग जल सकते हैं क्योंकि एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी को जला देता है, हार्म करता है, बर्न कर देगा पूरी तरह। क्योंकि जो एसिड होते हैं उनको गैस वैस के मतलब ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है और वो हीट की वजह से क्रैक हो सकते हैं और धमाका भी हो सकता है जब ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो इसीलिए ये वार्निंग साइन दिया गया है कि कभी हमें सल्फ्यूरिक मतलब एसिड को अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए, ग्लास पे ही रखना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो मिक्सचर होता है एसिड और बेस का, जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं एसिड और बेस में पानी की, वाटर की, तब क्या होता है जो डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन में पर यूनिट वॉल्यूम, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहा जाता है। और फिर आगे बढ़ते तो आगे क्या दिया गया है, इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन में क्या है कि जब क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका आपको पता होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो
हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जो तो फिर वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। और ये जो अल्कोहल ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, सो वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। तो उसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि HCl और एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू दी formation of H plus ion in a solution, and alcohol and glucose do not show acidic character because it does not release hydrogen ion। अब फिर आगे जाते हैं तो आगे सेकंड में क्या कहा गया है, वाई डू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो सीधा छोटा सा आंसर आप ये लिख सकते हैं कि जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इसके इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि एसिड रिलीज आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस। आप क्वेश्चन 3 आते हैं तो वाई डस ड्राई एसिड गैस डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो जो HCl की गैस होती है वो चेंज कलर नहीं करती है ड्राई लिटमस पेपर पर, क्यों? तो फिर वो आप जानते हैं कि एसिड सो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution, in dry solution it does not release H plus ion, so it does not change color in dry litmus paper। और फोर्थ क्या आता है, while dilution an acid why recommended that acid should be added to water not water to acid, क्यों? इसका भी आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो फिर हीट रिलीज होती है, मगर लार्ज अमाउंट में रिलीज नहीं होती है। मगर जब हम लोग वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो फिर वो रिएक्शन, तो फिर जो वीकर हो सकता है वो स्प्लैश हो सकता है, उससे कॉज बर्न मतलब जल सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एसिड को प्रेफर करते हैं वाटर में डालने के लिए, ना कि वाटर को एसिड में। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ऐसे कि जो प्रोसेस होता है डिजॉल्विंग एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। सो हमेशा हम लोग एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, और इफ़ वी डिज़ोल्व वाटर इन एसिड it release large amount of energy and mixture splash and cause burn। उसका लिख सकते हैं। और फिफ्थ में आते हैं तो फिफ्थ में क्या कहा गया है कि जो हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन होता है वो वाटर डालने की वजह से किस तरह इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एसिड में वाटर डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की पर यूनिट वॉल्यूम की कंसनट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसी तरह आगे सिक्स में पढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि क्या इसमें क्या होगा, तो फिर जो कंसनट्रेशन होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड का वो इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम लोग डिज़ोल्व करेंगे एक्सेस बेस को सॉल्यूशन के अंदर। तो यही लिख सकते हैं आप कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके आगे बढ़ते हैं 2.3 में, तो इसमें क्या गया है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस है, उसको कैसे पता करेंगे। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि एसिड और बेस को कैसे पता कर सकते हैं कि जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। मगर हम लोग ये कैसे पता कर पाएंगे कि उसके अंदर कितने H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं कंसनट्रेशन के अंदर, कितनी मात्रा प्रेजेंट है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, ये जो कि मिक्सचर के मिक्सचर जो होता है उसको पता कर सकते हैं कि कितना हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन है। तो उसके लिए एक मेजरिंग स्केल है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को पता करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं, इसको pH स्केल कहा जाता है। ये pH स्केल कहा जाता है। अब जो P होता है pH स्केल के अंदर वो क्या होता है, वो 10 होता है इन जनरल में, और P मतलब होता है, मीनिंग होता है पावर। तो pH स्केल के ऊपर जो होता है कुछ 0 से लेके 14 तक का नंबर होते हैं। तो 0 जो होता है यानी मतलब होता है वेरी एसिडिक, और 14 जो होता है वो वेरी एल्किन होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड ज़्यादा एसिडिक है कि ज़्यादा बेसिक है। तो जब pH और क्या कहा गया कि जो pH होता है न्यूट्रल, मतलब कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशन भी होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 होता है। और जब वेरी लेस मतलब
7 से कम होगा मतलब पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, और जब 7 से ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और फिर वो बेसिक है। तो ये टेबल दिया गया मतलब ये स्केल जो दी गई है इसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा ज़्यादा बेसिक है। इसी के आगे क्या दिया गया, आगे ये एक्टिविटी दी गई है। तो इस एक्टिविटी को तो स्कूल में कराया जाता है क्योंकि ये जो है ये ऐसे परफॉर्म नहीं करी जा सकती, इसको स्कूल में आप घर में कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना रहता है कि ये जितने स्लेब दिए हैं, लेमन जूस दिया है, इनको लेते हैं और लिटमस पेपर में लगाते हैं। तो लिटमस पेपर में जो है वो अलग अलग तरह के कलर पता चलते हैं जिससे इनकी जो है पीएच वैल्यूज़ का पता करता है। ये जो स्केल दी गई है 0 से लेकर 14 तक की, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, नहीं बेसिक है। तो फिर हम लोग ये जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ एंड OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, उसमें सेम कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो उसको पता करने के लिए जब हम लोग लिटमस पेपर में उसका रिएक्शन करते हैं और मीटर स्केल में पता करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि किसमें H+ आयन ज़्यादा निकलते हैं। जिसमें ज़्यादा H+ आयन निकलते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होता है और जिसमें लेस H+ आयन निकलते हैं वो लेस एसिडिक होता है, यानी वीक एसिड होता है। इसी तरह हम लोग पता कर सकते हैं। तो यही जैसे इसमें कुछ दिए गए, जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड का 7.4 ये भी न्यूट्रल होता है। मिल्क और मैग्नीशियम चूने का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है उसका 1.2 होता है, लेमन जूस का अबाउट 2.2 होता है। इसी तरह हम लोग मीटर स्केल से पता कर सकते हैं कि किसी चीज़ का पीएच कितना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका भी पीएच सेंसिटिव होता है। तो जैसे अपनी बॉडी जो होती है उसकी रेंज जो होती है पीएच की वो 7.8 से 7 से लेकर 7.8 तक की होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो रेन वाटर होता है उसका पीएच जो है वो हमेशा 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 5.6 से कम होता है यानी एसिड रेन है। और जब एसिड रेन होती है तो फिर वो उसका जो पानी होता है वो रिवर के अंदर जाता है और रिवर्स का वाटर का जो पीएच होता है उसको भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं उनको ये डिफ़िकल्टी होती है सर्वाइवल में, तो उनका नुकसान, तो फिर वो मर जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में भी यही बॉक्स के अंदर दिया गया है कि प्लांट्स में जो वेन्स होती हैं वो थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड और सल्फ्यूरिक एसिड की बनी होती हैं। और जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो जलने लग जाते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा गया है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन इन योर बैक यार्ड। तो बैक यार्ड में का जो पीएच है वो कितना है। तो प्लांट्स को भी पीएच की सेंसिटिविटी होती है। तो जब जो मिट्टी होती है उसका पीएच कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, और जिसकी वजह से पेड़ जो है वो हेल्दी से ग्रो करे। तो इसको चेक करने के लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो सॉइल होती है अपने बैकयार्ड की आसपास से कलेक्ट करी हुई, तो 2-2 ग्राम सॉइल जो होती है सॉइल को पानी के अंदर डालेंगे और उसके बाद उसको फिल्टर पेपर से निकाल कर चेक करेंगे और उसके बाद पीएच स्केल में चेक करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पीएच कम है कि ज़्यादा है। और जब अगर पीएच सॉइल की ज़्यादा होती है जिसकी, तो फिर वो प्लांट जो होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, सॉइल में जो होता है थोड़ा चूना मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो पीएच होता है सॉइल का वो कम हो जाता है। तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। तो उसी तरह पीएच हमारी डाइजेशन भी होता है पीएच की वजह से। तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर स्टमक पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है बिना नुकसान पहुंचाए। तो जब स्टमक में ज़्यादा एसिड सिक्रीट होने लगता है ज़्यादा खाने की वजह से, तब हम लोगों को क्या होता है, दर्द होता है, थोड़ी परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। तो इससे हम बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और भी कई सारी चीज़ें जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्या थी चेक करते हैं। तो फिर क्या, जैसे कि लेमन जूस ले लेते हैं, विनेगर ले लेते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं, ये जो हैं इससे हम लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। इसी तरह एक और
एसिड आता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है वो माइल्ड बेस होता है, जिसकी वजह से जो इससे खाते हैं तो हम लोगों को एसिडिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ये जो है वो हमारे दांतों के लिए भी है। तो जब पीएच चेंज होता है जिसकी वजह से हमारी दांत में जो है कीड़े लग जाते हैं, तो जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका कम से कम पीएच जो होता है वो 5.5 होता है। और जब इससे ज़्यादा मतलब इससे कम हो जाता है तब जो होता है टूथ डिके होने लगता है, मतलब कीड़े लगने लगते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है उनमें जो दांत होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोपेटाइट से बने होते हैं, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का। ये कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट से बने होते हैं, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। तो फिर जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो फिर जो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारी दांत में फंस जाते हैं। जैसे शुगर वुगर चीज़ें खाते हैं तो फिर वो दांत में चिपक जाती हैं। तो फिर जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है उसको पचाने के लिए। तो फिर हम लोगों को हमेशा जब खाना खाने के बाद टूथब्रश ज़रूर कर लेना चाहिए, जो भी आप करते हो, दंत कांति, कोलगेट, पतंजलि हो, जिससे जो है टूथ डिके बच सके। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट हाउस केमिकल वेपर। तो इसमें क्या है कि आप लोग कभी ना कभी तो मधुमक्खी ने काटा ही होगा जब छत्ते के पास छेड़खानी करने जाते हैं। तो फिर जो मधुमक्खी होती हैं उनका डंक होता है, तो जब हम लोगों को लगता है तब उन लोगों को हल्का हल्का दर्द होता है और थोड़ा इरिटेशन होता है। तो फिर उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, जहाँ पे डंक मारा होता है उसके ऊपर हम लोग चूना लगा लेते हैं, नहीं तो बेकिंग सोडा लगा लेते हैं जहाँ जिस एरिया में उसने काटा होता है। जिससे क्या होता है कि जो दर्द होता है उससे थोड़ी हम लोगों को रिलीफ मिल जाती है। तो इसी तरह एक पेड़ भी आता है, मतलब एक पत्ती आती है जो मतलब पहाड़ों वहाड़ों इधर जंगली इलाकों में उगती है। नाम उसका है नेटिल। ये नेटिल, ये जो लीफ है इसके बाल होते हैं, है ना। तो इसके बाल जब हम लोगों को टच होते हैं तो उस बालों के अंदर जो होता है वो मेथनोइक एसिड होता है, जो कि हमारे टच होने की वजह से इरिटेशन होता है और जलने लगता है। तो इससे भी बचने के लिए हम लोगों को चूना या बेकिंग सोडा लगाते हैं। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक आ गया है कि डू यू नो, फिर से ये बॉक्स आता है। तो बॉक्स में ये क्या आ गया है कि जो नेचर होती है वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाती है, साथ साथ उसको बचाने के लिए भी चीज़ें बनाती है। तो जैसे कि ये जो नेटिल प्लांट है ये एक जंगली प्लांट है। तो इसके जो जब हेयर होते हैं वो गलती से भी अगर टच हो जाते हैं तो हम लोगों तो जो उसके अंदर का मेथनोइक एसिड होता है वो हम लोगों को जलाने लगता है। तो फिर एक जो पुराने में क्या करते थे, जिस जगह ये पेड़ होता है उसी के आसपास एक डोग प्लांट नाम का एक पेड़ होता है। तो उसकी पत्तियों को जब हम लोग जहाँ टच हुई होती हैं लीव्स उसको रखते हैं, उसको रगड़ते हैं वहाँ पे, तब क्या होता है, तब हम लोगों को थोड़ी रिलीफ मिलती है। तो फिर वो जो होती है वो उसके जो एसिड के असर को कम कर देती है, यही डोग प्लांट। तो आगे एक टेबल बनी हुई है, टेबल 2.3। तो इसमें ये दिया गया है कि किस चीज़ में किस तरह का एसिड होता है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मेरिक में टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक, शुगर यानी कार्ड में लैक्टिक होता है, लेमन में सिट्रिक होता है, एंटीसिड में होता है मेथनोइक एसिड होता है, नेटल्स में भी मेथनोइक एसिड होता है। मतलब चीटी ने काटा तो भी मेथनोइक एसिड होगा। फिर बाद में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, pH of a solution A is 6 and pH of a solution B is 8. Which solution is more hydrogen ion concentration, which solution is acid और which solution is base। तो आप लोग पहले जानते हैं कि जब pH स्केल में 7 से लेस वैल्यू होती है तो फिर वो एसिडिक होता है, और जब 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिक होता है। तो जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक है और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है, और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन तो जो 6 है, मतलब सॉल्यूशन ए है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रेजेंट है। अब उसी तरह आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दी नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें सीधे है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे नेचर ऑफ सोल्यूशन को इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट कैसे करती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा होती है मतलब जो है वो सोल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है, और जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है मतलब फिर वो वीक बेस पाया जाता है। तो फिर यही आप लिख सकते हैं आराम से इसमें। तो फिर इसमें क्या लिख सकते हैं कि concentration of H plus ion on nature of solution as if the concentration of H plus ion is more,
so the solution is acidic, more acidic. And if the concentration of H plus ion is less, then the solution is basic. अब उसी के बाद आगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टू डू बेस सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ़ यस वाई आर दिस बेस। इसमें कहा गया है कि बेसिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस आयन होते हैं, तो अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक कैसे है? तो फिर इसमें क्या है, तो इसका आंसर क्या है, यस। बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, मगर वो कम मात्रा में होते हैं। तो फिर इन यस, इन बेसिक सॉल्यूशन H plus ion are present, but the concentration of H plus ion as compared to OH ion is less, so the solution is basic. और आगे फोर्थ आता है, फोर्थ में क्या है, अंडर दी soil condition do you think farmer will treat soil of his field with quicklime and slackline and calcium hydroxide and calcium carbonate salt? तो इसमें ये कहा गया है कि किस कंडीशन में जो फार्मर है वो अपने खेत में, मतलब फील्ड में, वो मतलब क्विक लाइम, स्लैक लाइम, चावल डाले। तो इफ़ दी क्या है, इफ़ दी सॉइल इज़ एसिडिक सो इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, मतलब वो खेती के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर तो सो देन इंक्रीज दी बेसिसिटी ऑफ सॉइल, द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, स्लैक लाइम एंड चावल।